नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मित्रों, आज के इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज को एक नई दृष्टिकोण देता है। हम बात कर रहे हैं लिव सिमनोविच वायत्स्की, जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक हैं और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इन्होंने सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पर अपने सिद्धांत की मूल थीम रखी। इन्होंने अपने अल्प जीवन काल में, यानी कि ये मात्र 37 वर्ष तक ही रहे और अपने इस अल्प जीवन काल में अत्यंत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय समाज को दे गए। संज्ञानात्मक विकास के इस सिद्धांत में इन्होंने इनके पहले दिए हुए सभी सिद्धांतों से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए संज्ञानात्मक विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को एक नए आयाम तक पहुंचाया। आइए हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की, जिससे विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आने वाली अपलोडेड सभी वीडियो आपके पास आती रहती है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं इस सिद्धांत में। हम लोग इस सिद्धांत में बात करेंगे मेन थीम्स ऑफ दिस थ्योरी, यानी कि सिद्धांत की मुख्य थीम क्या है, सम मेजर कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रमुख कॉन्सेप्ट क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का संभावित क्षेत्र क्या है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, मेक नॉलेजेबल अदर टाइप्स ऑफ स्पीच, कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, डिफरेंट बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजे थ्योरीज, एजुकेशन एप्लीकेशन। हम इन थीम्स पर बात करेंगे और इस सिद्धांत के सभी पक्षों को लेते हुए अंत में इसके क्या शैक्षिक उपयोगिता है, किस लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। बालक संज्ञानात्मक विकास एकाकी न होकर भाषा विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का जो विकास होता है वो एकाकी नहीं होता है। जैसा कि पियाजे ने कहा, यह भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पृष्ठभूमि में विकसित होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा होती है, वह एक उपकरण के रूप में, एक औजार के रूप में बालक लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिगम और विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। उनका मानना था कि जो अधिगम है या विकास है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वह किसी स्टेज विशेष का इंतजार नहीं करती है, वो जन्म के पहले दिन से ही विकसित होना शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है, किंतु एक रूप नहीं, जैसा कि पियाजे ने कहा, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। उनका यह दृष्टिकोण पियाजे के सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न था। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक निश्चित उम्र में बालक में एक निश्चित संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन पियाजे का मानना है कि बालक जन्म से ही विभिन्न तरह के संज्ञानात्मक विकास विकसित करने लगता है। क्या हुआ कि वह जन्म से ही भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विभिन्न तरह के संप्रतियों का विकास करता है।
आगे जो मुख्य थीम है इस विषय की, वयस्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाते हैं, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न हो सकते हैं, जो कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने मूल्य, अपने विचार, अपनी परंपराएं होती हैं। इसलिए अलग संस्कृतियों में विकास तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके जो व्यवहार परिवर्तन है, जो सोच है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो संस्कृति के अनुरूप ही होते हैं। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। आइए हम बात करें कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण आयामों या महत्वपूर्ण पक्ष की बात की कि कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने में सहायता करते हैं। इन आयामों की बात करें तो वयस्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वयस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक शब्दों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम माना, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज या संस्कृति, उसकी अंतःक्रिया और भाषा, तीन ऐसे पक्ष को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना। के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उन औजारों को समझना अति आवश्यक है जो संज्ञानात्मक विकास में मध्यस्थता निभाते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने में जिन संप्रत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको वाइगॉत्स्की एक औजार के रूप में देखते हैं तथा उसे रूप प्रदान करते हैं। इसी के आधार पर वे यह भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। उनके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा को औजार की तरह उपयोग करता है। बालक में जब वह समाज में अपने आप को विकसित कर रहा होता है तो उसका सोशल इंटरेक्शन होता है, समाज से अंतःक्रिया होती है, जो कि जिस समाज में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, समाज द्वारा प्राप्त अंतःक्रिया के प्रभाव से उसके जो व्यवहार होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं और समाज के अंतःक्रिया से ही वह व्यवहार सीखता है, विभिन्न तरह के व्यवहार सीखता है। उसी व्यवहार परिवर्तन में ही संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसा कि संज्ञानात्मक विकास आप पिछले व्याख्यानों में अच्छी तरह समझ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा मानसिक प्रोसेसिंग होती है, जिसके द्वारा एक नए ज्ञान का निर्माण होता है। उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, यानी कि संज्ञान में उन समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे सूचनाएं ग्रहण की जाती हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो अब स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उन सामाजिक अंतःक्रिया को बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करता है और उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। जब सोशल इंटरेक्शन होने के बाद उसमें एक निश्चित लैंग्वेज डेवलप होता है, एक भाषा डेवलप होती है। उस भाषा के अनुसार ही वह चिंतन करता है, थॉट करता है, यानी कि प्यासी का मानना है कि पहले चिंतन आता है तब भाषा आती है, लेकिन यहाँ वाइस्की कहते हैं कि लैंग्वेज का विकास सबसे पहले होता है, क्योंकि वो जब सोशल इंटरेक्शन करता है तो उसके भाषा का विकास होता है। जब भाषा का विकास होता है तो ही वह चिंतन कर पाता है एक निश्चित संस्कृति के अनुरूप। इनका मानना है कि प्रत्येक बालक एक निश्चित संस्कृति में ही जीवन यापन करता है और उसका जो विकास होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, वह उस कल्चर के अनुरूप ही होता है। जिस प्रकार की संस्कृति होती है, सोशल इंटरेक्शन भी उसी प्रकार का होता है, यानी कि संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक अंतःक्रिया होती है।
जिससे एक लैंग्वेज का विकास होता है, एक भाषा का विकास होता है और इन सभी आयामों से बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। आइए अब इनके सिद्धांत के मुख्य कॉन्सेप्ट को समझें, मुख्य संप्रतियों को समझें, जिससे कि इनके सिद्धांत की मुख्य थीम या क्या कहना चाहते हैं या किस तरह से अपने सिद्धांत को एक प्रभावकारी सिद्धांत के रूप में समाज में इन्होंने प्रस्तुत किया। हम देखते हैं इन्होंने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट विकसित किया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वास्की ने शिक्षक के रूप में अपने अनुभव के दौरान इन्होंने देखा कि बालक का जो वास्तविक विकास होता है वह समस्या समाधान करने के लिए जब आगे बढ़ता है या किसी भी स्तर पर जब समस्या समाधान करता है, तो यदि उसे निर्देश मिल जाए तो इस स्तर पर वास्की ने कहा कि बालक में एक तरह की क्षमता होती है, जो चीज वो सीख चुका होता है कि यानी कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। यानी कि बालक जैसे जैसे समाज से इंटरेक्ट होता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, तो उसमें एक तरह के सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास होता है, आत्म प्रत्यय का विकास होता है कि बालक में क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। इन दोनों के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में अगर बालक को थोड़ी सी मदद दी जाए, थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, तो वह उन कार्यों को भी कर सकता है जिन कार्यों को वो करने में सक्षम नहीं होता है। उसी क्षेत्र को इन्होंने एक निश्चित नाम दिया जिसे कहा गया संभावित विकास का क्षेत्र। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर या क्षेत्र को वास्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा। आइए बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे एक क्षेत्र माना, एक एरिया माना और कहा कि बालक की एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जिसमें वो कार्य कर सकता है, यानी कि व्हाट आई कैन डू, मतलब कि क्या कर सकता है वो, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ वह एक सीमित एरिया होता है कि ये चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका विकास उन समस्या समाधान करने में अभी तक सक्षम नहीं हुआ है। इन्हीं दोनों के बीच में एक निश्चित ऐसा क्षेत्र होता है जिसे वाइगॉस्की संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी कि व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर बच्चे को मदद दी जाए तो वह समस्या समाधान कर सकता है। इसी को ZPD कहा गया, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉस्की इसी को संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं कि बालक को एक ऐसा क्षेत्र भी होता है बालक के सामने जिसमें उसे मदद की आवश्यकता होती है, और इसी मदद को उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी कि ढांचा निर्माण कहते हैं। ढांचा निर्माण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को सीखने और समस्या समाधान करने के लिए दिए जाने वाले समर्थन या सपोर्ट से होता है। जैसे आप क्लास में देखते हैं कि अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं या हिंट देते हैं या शाबाशी देते हैं, तो बच्चा अवश्य ही उन संप्रतियों को सीख लेता है। इसी लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चों को किसी प्रक्रिया को खुद देखने, शिक्षक के साथ साथ करने और खुद भी स्वतंत्र रूप से करने का अवसर मिल सके, इसी को संक्षेप में आई डू, वी डू और यू डू कहा गया। इसे अगर एक उदाहरण द्वारा हम समझें तो जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है या भाषा शिक्षण होता है, तो पहले शिक्षक बच्चों को आ वर्ण की पहचान कराता है। जैसे अगर शिक्षक बच्चों को जब
पढ़ाता है या कोई भी अक्षर लिखाने का प्रयास करता है तो पहले शिक्षक खुद उसका हाथ पकड़कर या बोलकर पढ़ाता है, यानी कि एक सपोर्ट देता है, एक मदद देता है, जिसके कारण बच्चे में उस विकास की डेवलप करने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर भाषा शिक्षक बच्चों को आ वर्ण की पहचान कराने वाले हैं तो वे बच्चों को पहले खुद बताएंगे, यानी आई डू, कि यह वर्ण आ है। इसके बाद वो उसे लिखने का तरीका भी सिखाते हैं ताकि बच्चों को मदद मिल सके। इसके बाद वो पूरी प्रक्रिया को बच्चों के साथ करते हैं, यानी कि सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। आखिर में बच्चों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो सोशल सपोर्ट होता है, जो सामाजिक समर्थन होता है, उसे खींच लिया जाता है या हटा लिया जाता है और देखा जाता है कि बच्चे में वह सोशल सामाजिक विकास या जिसे संज्ञानात्मक विकास आप कहेंगे वो विकसित हो जाता है। यानी कि सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए एक तरह से यह क्या मचान का काम करता है। जो लोग देहातों में रहे हैं वो देखते होंगे कि खेत में मचान बनता है। मचान बनता है यानी कि जो सोने या बैठने की जो व्यवस्था होती है वो जमीन से लगभग 3-4 फुट ऊपर बनती है। जब 3-4 फुट ऊपर बनती है तो उस ऊपर बैठने के लिए या उस खाट पे या उस मचान पर बैठने के लिए नीचे से एक सपोर्ट लगाया जाता है। चढ़ने के लिए उस पर एक तिरछा बांस लगाते हैं और उस बांस पर धीरे धीरे चढ़कर हम ऊपर पहुंचते हैं। इसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं, यानी कि एक तरह का समर्थन या सपोर्ट जो हमें उच्च स्तर पर या उच्च स्तर की भाषा सीखने में या संज्ञानात्मक विकास को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। आइए, इन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात की कि ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो कि इसके फोल्डिंग के कारण होता है, लेकिन ये देता कौन है, उसी देने की को इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर कहा। यानी कि आपको ये समर्थन या आपको ये मदद या आपको ये हेल्प या जेडपीडी का विकास कौन देता है, जो आपसे अधिक नॉलेज गेन करता है, यानी कि जिसके पास आपसे अधिक नॉलेज होती है। मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक ज्ञानी है या अधिक जानता है, वो आपको मदद देता है। अब आवश्यक नहीं है कि वो आपसे बड़ा ही हो या आपसे उम्र में ज़्यादा हो, बस शर्त ये है कि वो आपसे किसी क्षेत्र विशेष में अधिक जानता है, इसलिए आप उस क्षेत्र विशेष में वो आपकी मदद कर सकता है। वास्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया, यानी कि जो संज्ञान है यानी कि जो ज्ञान है, यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करना और उसकी प्रोसेसिंग करना, और सामाजिक वातावरण यानी कि जो सपोर्ट, समाज से जो सपोर्ट मिल रहा है या जो नॉलेज मिल रहा है, उसका एक सम्मिश्रण कहा। बालक अपने से बड़े या ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार को संस्कृति के अनुरूप अधिक कुशलता एवं शीघ्रता से सीखता है। आप एक अगर उदाहरण लें, आप देखते हैं कि बचपन में जब साइकिल चलाते हैं तो हमें आवश्यक होती है मोर नॉलेजेबल अदर की, एक सपोर्ट की, एक ऐसे सपोर्ट की जो हमें साइकिल चलाने में मदद करता है। वो कोई भी हो सकता है, आपसे छोटा बच्चा भी हो सकता है जो साइकिल सीख चुका हो, या बड़ा व्यक्ति जो साइकिल सीख चुका है, यानी कि आपसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है जो आपको सपोर्ट करता है उस नए कौशल को सीखने में। और जो ही आप उन कौशल को सीख लेते हैं, यानी साइकिल चलाना सीख लेते हैं, किसके द्वारा? मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति की जो आपसे अधिक जानता है, तो वह फिर सपोर्ट हटा लिया जाता है और आप खुद से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अब आइए इन सभी संपत्तियों को एक साथ हम समझने का प्रयास करें। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यानी कि जो इनका यह दृष्टिकोण है, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो, इसके फोल्डिंग हो या मोर नॉलेजेबल अदर, यह एक प्रगतिशील डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट विकसित करता है, एक विकासशील विश्लेषण करता है। वस्तुतः बालक जिस समाज और संस्कृति में रहता है उसका
सामाजिकरण उसी संस्कृति के अनुरूप होता है। चूंकि वाइगोत्स्की संस्कृति और समाज को महत्वपूर्ण औजार के रूप में देख रहे हैं और उसी के अनुरूप एक ऐसे औजार का विकास होता है जिसे ये भाषा मान रहे हैं, लैंग्वेज मान रहे हैं, और उसी के अनुसार व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। यानी कि ये मानते हैं कि जो ZP होता है, संभावित विकास का क्षेत्र, और इसके फोल्डिंग के साथ मोर नॉलेजेबल अदर, इन तीनों सामाजिक एजेंट्स के द्वारा बच्चे में जो विकास होता है उस विकास को सामाजिकरण का नाम दिया जाता है, सोशलाइजेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें बालक अपने समाज की संस्कृति, मूल्य, आचार विचार तथा रहन सहन सीख पाते हैं, जिसे आप संस्कृति कह सकते हैं। और उस संस्कृति के अनुरूप ही उसमें संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है, संज्ञानात्मक विकास विकसित होता है, आगे चलकर उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। इसीलिए वाइगोत्स्की का मानना है कि जो बालकों में संज्ञानात्मक विकास होता है वह एक क्षेत्र विशेष में, एक संस्कृति विशेष में समान होगा, लेकिन अन्य संस्कृतियों में उनका जो विकास होगा वो अवश्य ही भिन्न होगा। आइए हम एक और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिस पर वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा बल दिया, उन्होंने भाषा पर अत्यधिक बल दिया और कहा कि भाषा ही संज्ञानात्मक विकास करने में सबसे अहम रोल अदा करती है, क्योंकि इन्होंने भाषा को एक औजार के रूप में देखा, एक टूल्स के रूप में देखा कि इसी टूल्स के द्वारा विभिन्न तरह के कौशल विकसित होते हैं। इनका मानना है कि भाषा के द्वारा ही चिंतन किया जा सकता है, यानी कि चिंतन या विचार या थॉट कैसे होता है, भाषा के द्वारा होता है। यानी कि हम जब भी कोई चिंतन करते हैं तो आप मन में ही मन उस पर विचार करते हैं, तो उस विचार में बगैर लैंग्वेज के चिंतन नहीं होता है। आप अगर देखते हैं जो नए बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि अगर उन्हें बताया गया है कि ये नीलगाय है, तो उसमें नीलगाय एक शब्द है, एक भाषा है, और उसे वो नीलगाय पर विचार करते हैं। अगर वो सामने नहीं है तब भी उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को वाइगोत्स्की उल्टा मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले विचार डेवलप होता है, विचार से भाषा बनती है, न कि भाषा से विचार। वाइगोत्स्की ने भाषा के प्रमुख 3 पक्ष बताया। उन्होंने सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक भाषा, पर्सनल प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार के लैंग्वेज को महत्वपूर्ण स्थान दिया, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच तथा साइलेंट स्पीच। जैसा कि आप इसके नाम से भी बहुत स्पष्ट कर पाते हैं कि सोशल स्पीच यानी कि जो दूसरों से बातचीत करने में प्रयुक्त होती है, या ऐसी भाषा जिससे हम सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। बालक का जब छोटे से ही विकास होता है तो वह एक निश्चित लोगों के संपर्क में आता है, एक समूह के संपर्क में आता है, एक संस्कृति समाज के संपर्क में आता है और उससे अंतःक्रिया करता है। उस अंतःक्रिया को ही सोशल स्पीच कहा जाता है। ये 2 वर्ष तक होती है, लेकिन जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसमें प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है। आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते होंगे 3 वर्ष के, 2 से ऊपर के, वो बोल बोल कर बातें करते हैं। अपने में जब खेलते हैं तो वो स्वयं में भी बोल बोल कर बातें करते हैं कि ऐसे 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 ये होता है। यानी कि इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं, और ये बातचीत क्या होती है, वो बोल कर होती है। उसी को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा। तीसरे जो भाषा की इन्होंने बात की, साइलेंट इनर स्पीच। जब बच्चे का और अधिक विकास होता है या उसकी उम्र बढ़ती है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि इनर स्पीच में वह अब अपने तीनों मनों के बीच अंतःक्रिया करना शुरू कर देता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में। हम लोग इड, ईगो एंड सुपर ईगो भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपको इस व्याख्यान सीरीज में पढ़ना है, यानी कि सीटेट में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। उसे हम अलग व्याख्यान में देखेंगे। यानी कि जो साइलेंट इनर स्पीच होती है वो हमारे मन में अंतःक्रिया होती है, यानी इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बीच
जो अंतःक्रिया होती है साइलेंट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उसे ही साइलेंट इनर स्पीच कहा गया, यानी कि आंतरिक मौन भाषा, जो उच्च अंतर स्तर मानसिक क्रियाओं के लिए सहायक होती है। यानी कि जो उच्च स्तर की मानसिक क्रियाएं होती हैं, हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं, उसमें साइलेंट इनर स्पीच का प्रयोग होता है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप किसी भी खेल अगर खेल रहे हैं, मान लीजिए आप शतरंज खेल रहे हैं, तो आप अपने ही मन में ये बातचीत करते हैं कि अगर ये चाल चलते हैं तो कौन कौन से परिणाम होंगे, इस चाल चलने के बाद कितनी चालें बनती हैं या सामने वाले को कितनी चाल मिलती है। ये सारे जो थॉट हैं, ये सारे जो भाषा है, वो साइलेंट इनर स्पीच की होती है, जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात करें, जो कि ये कि हम लोग संज्ञानात्मक विकास के दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करें, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आसानी से स्पष्ट हो जाएं, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न पर कोई डाउट न रह जाए और हम उन प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकें। जीन पियाजे का मानना है कि विकास और अधिगम अलग अलग धारणाएं हैं, जो कि पियाजे का मानना है कि शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, यानी कि जो शारीरिक विकास होता है वो निश्चित क्रम में चलता है, और अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए एक निश्चित शारीरिक विकास का होना आवश्यक है। यानी कि विकास और अधिगम को यह अलग अलग धारणाएं मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अधिगम और विकास अंतर संबंधित होते हैं। चूंकि ये वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए उनका मानना है कि जो अधिगम होता है, जो विकास होता है, वो अंतर सह संबंधित होता है, यानी कि एक दूसरे की अंतःक्रिया से ही विकसित होता है, अलग अलग नहीं होता है। पियाजे का मानना है कि विकास अधिगम की पूर्व अवस्था है, न कि इसका परिणाम है। यानी कि जो विकास होता है वो अधिगम के पहले होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि जीन पियाजे की जो सिद्धांत हैं उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस को बताया है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और प्रत्येक स्टेज में पहुंचने के बाद ही कोई अधिगम होता है, न कि अधिगम से विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अधिगम छात्र की पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है और वो निरंतर चलती है। यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशल इंटरेक्शन के आधार पर ही बच्चे में सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि सामाजिकरण होने लगता है, सोशलाइजेशन होता है, साथ ही साथ उसे स्कैफोल्डिंग मिलती है, जिससे उसमें अधिगम विकसित होता है। आवश्यक नहीं है कि उसकी उम्र उसके अनुरूप हुई हो। बहुत सारे आप उदाहरण देखेंगे जो भिन्न संस्कृतियों में छोटे बच्चे भी आपसे बेहतर परिणाम देते हैं, क्योंकि वह उसी परिस्थिति में विकसित हुए होते हैं। अधिगम के लिए एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक होता है। जीन पियाजे का मानना है कि अगर आपको सीखना है, अगर आप में कोई संज्ञानात्मक विकास डेवलप करना है, तो आवश्यक है कि आप एक निश्चित फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के स्तर पर पहुंचे हों। यानी कि अगर आपको मूर्त चिंतन करना है तो आपको जीन पियाजे के एक निश्चित स्तर पर, एक निश्चित स्टेज पर पहुंचना आवश्यक होता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि जो अधिगम होता है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि बच्चा जन्म लेता है, उसी के बाद से ही चूंकि उसे वातावरण के साथ इंटरेक्शन करके अधिगम करना होता है, तो जन्म के बाद ही वह वातावरण के साथ इंटरेक्ट हो जाता है। चूंकि इंटरेक्ट होने के बाद से ही वो जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं, सांस लेना, हाथ पैर हिलाना, ये सारे जो जीवन की रक्षक क्रियाएं हैं वो सीखने लगता है। इसीलिए वाइगोत्स्की का मानना है कि जो अधिगम होता है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है और निरंतर चलता है। जीन पियाजे जो अगली बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास 4 मुख्य एस्पेक्ट पर निर्भर करता है कि बच्चे का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है,
सामाजिक एक्सपीरियंस कैसा है, और इन सब के संगठन का परिणाम संज्ञानात्मक विकास होता है। जबकि वाइगॉत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा, संस्कृति तथा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। उनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो इन 3 औजारों पर निर्भर करता है। वाइगॉत्स्की इसे एक औजार के रूप में देखते हैं कि भाषा और उसकी संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे का मानना है कि विकास के लिए एक निश्चित उम्र का, एज का होना अत्यंत आवश्यक है, जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं कि एज को महत्वपूर्ण नहीं माना है जिसमें निरंतरता पाई जाती है। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की और कहा कि एक ऐसा क्षेत्र है जो अगर बच्चे को सपोर्ट मिले, मदद मिले, तो अवश्य ही वह अपनी एज से एक कदम आगे बढ़कर चीज़ों को सीख सकता है। इसलिए वाइगॉत्स्की एज को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं विकास की प्रक्रिया में। वाइगॉत्स्की का मानना है कि विकास से अधिगम होता है। यानी अधिगम कैसे होता है? विकास से होता है। जबकि वाइगॉत्स्की का मानना है अधिगम से विकास होता है। बालक अपना विकास स्वयं करता है। जीन पियाजे मानते हैं कि बालक अपना विकास स्वयं करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसमें जो उस स्तर पर सीखने की मानसिक प्रक्रिया या संज्ञानात्मक विकास है वो स्वयं होता रहता है उम्र के अनुसार। जबकि वाइगॉत्स्की मानते हैं बालक समाज के साथ विकास करता है। चूँकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि बालक जो भी सीखता है या जो संज्ञानात्मक विकास या जो कौशल डेवलप होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन के कारण होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होते हैं। इसलिए इसमें समाज का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल मानते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि भाषा सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। यानी कि जो भाषा है वो सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, क्योंकि यह विकास पर बल देते हैं कि एक निश्चित स्तर पर जब बालक का विकास हो जाता है तो एक निश्चित संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट वो मानते हैं कि सभी बच्चों में समान पाया जाता है, चाहे वो किसी संस्कृति से बिलोंग करता हो। जबकि वाइगॉत्स्की संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति को महत्वपूर्ण मानने से उसके विकास में भी भिन्नता देखी जाती है, क्योंकि भिन्न संस्कृतियों में आचार, विचार, मूल्य, आदर्श ये सभी में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण उसके जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भी परिवर्तन पाया जाता है। इसके अलावा भाषा पर इन दोनों लोगों के विचार में भिन्नता देखी गई। जीन पियाजे मानते हैं कि पहले चिंतन होता है तब भाषा डेवलप होती है। यानी कि चिंतन पहले आता है तब भाषा। लेकिन वाइगॉत्स्की का मानना है कि भाषा से चिंतन होता है। अगर आप में भाषा डेवलप नहीं है तो चिंतन नहीं कर सकते हैं। आइए हम सिद्धांत की सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात हम देखते हैं कि वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोगिता है। क्योंकि वाइगॉत्स्की अपने शिक्षण के दौरान बहुत सारे अनुभव के आधार पर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत की महत्व को देखते हुए आज भारत में लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए इनके सिद्धांत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नए कौशल सीखने के लिए इसकी उपयोगिता, यानी कि शिक्षा में अगर नए कौशल को विकसित कराना है, नए कौशल को सिखाना है, तो अवश्य ही वाइगॉत्स्की का सिद्धांत अत्यंत ही उपयोगी साबित हुआ है। भाषा शिक्षण में इनके सिद्धांत को अत्यंत महत्व दी गई है कि भाषा शिक्षण हम किस प्रकार करा सकते हैं। साथ ही इन्होंने ग्रुप शिक्षण पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चे को अगर समूह में सिखाया जाए तो समूह में इसके फोल्डिंग मिलता है या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में वृद्धि होती है, जिससे उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती है, और इसके फोल्डिंग के द्वारा अभिक्षमता का विकास होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन शिक्षा के स्वरूप के अनुसार इस सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। आपको यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताइए। अवश्य ही यह सिद्धांत आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
आगे हम लोग किसी अन्य व्याख्यान पर बात करेंगे। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।